गुड आफ्टरनून। ये दूसरे ग्रुप्स में लगता है मैसेज ही नहीं गया। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हैलोजन्स हमने स्टार्ट करना है आज। जो ऑक्सीजन फैमिली है वो हमने कर लिया है। एक लास्ट टॉपिक जो छोटा सा एक टॉपिक है ओलियम लेबलिंग वो बचा है, वो स्टार्ट करेंगे पहले, फिर उसके बाद हैलोजन्स पे मूव करेंगे। ओलियम क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में जब आप SO3 डिजोल्व करवा देते हो ना तो वो ओलियम होता है। H2S2O7 आप बोल देते हो इसको। So this is SO3 dissolved in concentrated H2SO4। जब भी आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 चाहिए होगा, आप मार्केट से जो बॉटल्स खरीद के लाओगे उस पर कुछ ओलियम का लेबल लगा होता है। जैसे लेबल लगा हुआ है 109% ओलियम। अब ये 109% ओलियम का मतलब क्या है कि इसमें कुछ H2SO4 है और कुछ SO3 है। अब आपने अगर डिटर्मिन करना है कि इसमें वेट ऑफ SO3 कितना है पर 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन, या परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 कितनी है बाय वेट, तो एक तो मेथड ये है कि आप ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो, या दूसरा मेथड ये है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो और इसके बेसिक्स पता कर लो कि 109% ओलियम का बेसिकली मतलब क्या है। कि अगर आप 100 ग्राम्स सॉल्यूशन का लेते हो तो दिस कैन गिव यू 109 ग्राम्स ऑफ H2SO4। अब 100 ग्राम सॉल्यूशन का लेके आप 109 ग्राम H2SO4 कैसे ऑब्टेन कर सकते हो? वेट कैसे बढ़ेगा? वेट अपने आप से तो नहीं ना बढ़ेगा, आपको कुछ इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो आप 100 ग्राम्स ऑफ ओलियम सॉल्यूशन जो आपके पास गिवन है उसमें अगर 9 ग्राम्स ऑफ वाटर ऐड कर दोगे, इफ यू ऐड 9 ग्राम्स ऑफ वाटर टू इट यू कैन ऑब्टेन 109 ग्राम्स ऑफ H2SO4। अब देखिए वाटर क्या करेगा। वाटर SO3 के साथ रिएक्ट करके H2SO4 दे देगा। SO3 और वाटर का रिएक्शन क्या रहता है? SO3 वाटर के साथ कंबाइन करके H2SO4 देती है। हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है दैट इज एनहाइड्राइड ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। दिस इज एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो भी फ्री स्टेट में SO3 है वो 9 ग्राम्स वाटर ऐड करने पे H2SO4 में कन्वर्ट हो जा रही है। अब देखिए 1 मोल ऑफ H2O कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ SO3। रिएक्शन की स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आप देख सकते हो 1:1 है। 9 ग्राम्स वाटर का मतलब क्या है? 9 ग्राम्स वाटर मीन्स यू हैव टेकन हाफ मोल ऑफ वाटर। Now half mole of water will combine with half mole of SO3। हमने 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन लिया, उसमें जब 9 ग्राम्स ऑफ वाटर हमने डाला तो हमें 109 ग्राम्स ऑफ H2SO4 मिल गया। अब H2SO4 हमें 109 ग्राम्स कैसे मिला? कुछ हमारे पास ऑलरेडी H2SO4 था, कुछ हमारे पास सॉल्यूशन में SO3 डिजोल्व फॉर्म में थी, फ्री स्टेट में थी। जब मैंने उसमें वाटर ऐड किया तो SO3 स्टार्ट्स टू रिएक्ट विद वाटर और हमें H2SO4 दे देगी। तो हमने 9 ग्राम्स वाटर अगर ऐड किया है दिस मीन्स वी हैव एडेड हाफ मोल ऑफ वाटर। हाफ मोल ऑफ वाटर विल रिएक्ट विद हाफ मोल ऑफ SO3। तो हमें पता लग गया कि हाफ मोल ऑफ SO3 वाज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ दिस सॉल्यूशन। हाफ मोल SO3 का वेट कितना होगा? SO3 का मोलर मास अगर आप डिटर्मिन करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 80 ग्राम्स। तो हाफ मोल ऑफ SO3 विल वे 40 ग्राम्स। अभी 40 ग्राम्स SO3 किस में प्रेजेंट है? 100 ग्राम्स ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो 40 ग्राम्स ऑफ SO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ जो आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया था। तो SO3 का वेट कितना होगा? 40% हो जाएगा। वेट ऑफ SO3 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपको अगर ओलियम की परसेंटेज दी हुई है
आपकी ओलियम की बॉटल पे कुछ लेबल लगा हुआ है कि 109% या 118% या 127%, उसमें आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज ऑफ SO3 कितनी है बाय वेट, तो आप इस तरीके से डिटर्मिन कर सकते हो, या ये फॉर्मूला यूज कर लो, सेम ही आएगा। फॉर्मूला वगैरह याद नहीं रहेगा, आपको लॉजिक पता रहना चाहिए। सिंपल है, एक बार समराइज कर रहा हूं। आपने 109% ओलियम खरीदा मार्केट से। अब 109% ओलियम का मतलब क्या है कि 100 ग्राम्स अगर आप इस सॉल्यूशन का निकालते हो, उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर 9 ग्राम्स वाटर ऐड कर दोगे तो यू कैन ऑब्टेन 109 ग्राम्स ऑफ H2SO4। जो आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया था उसमें कुछ H2SO4 था, कुछ SO3 गैस डिजॉल्व फॉर्म में थी जैसे फ्री फॉर्म में थी। जब आपने उसमें पानी डाला, 9 ग्राम्स वाटर डाला, हाफ मोल वाटर डाला, SO3 वाटर के साथ कंबाइन करके आपको H2SO4 दे देगी। तो हाफ मोल वाटर किसके साथ रिएक्ट करेगा? हाफ मोल ऑफ SO3। तो दिस मीन्स आपके 100 ग्राम सॉल्यूशन में हाफ मोल SO3 था। हाफ मोल SO3 का वेट कितना होता है? 40 ग्राम्स। तो 40 ग्राम्स SO3 कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है? 100 ग्राम्स में। तो परसेंटेज ऑफ SO3 बाय वेट कितना हो गया? 40%। ठीक है, जिसको अभी भी ये कन्विंसिंग नहीं लगा तो फॉर्मूला यूज कर सकता है कि x यहाँ पे क्या हो जाएगा, x विल बी द जो आपकी परसेंटेज दी होगी ओलियम की। ठीक, अब आप नोट कर सकते हो इसको। आज तो किसी को ब्लर्ड स्क्रीन का इशू नहीं है? ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हाँ, SO3 डिजॉल्व होगा पहले सॉल्यूशन में इन H2SO4। जब आप वाटर में डालोगे तो वो SO3 वाटर के साथ कंबाइन करके H2SO4 दे देगा। फ्री SO3 का मतलब ये है कि जो कि केमिकली किसी के साथ ऐसे रिएक्ट नहीं किया हुआ। अगर आप 9 ग्राम से वाटर ज़्यादा ऐड करते हो, लेट से आपने 10 ग्राम्स ऐड कर दिया वाटर, 9 ग्राम्स ऑफ वाटर SO3 के साथ कंबाइन करेगा, 1 ग्राम वाटर एज इट इज पड़ा रहेगा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देगा थोड़ा सा। देखो देखो ओलियम की जो परसेंटेज दी है 109%, इसको आपने रीड कैसे करना है कि 100 ग्राम्स ये सॉल्यूशन हमें कितना H2SO4 दे सकता है। 100 ग्राम्स इस सॉल्यूशन से हम 109 ग्राम्स H2SO4 ऑब्टेन कर सकते हैं। हंड्रेड ग्राम सॉल्यूशन से 109 ग्राम्स ऑब्टेन कर सकते हो। किस तरीके से? वेट अपने आप से तो बढ़ेगा नहीं ना, आपको कुछ डालना भी तो पड़ेगा। तो पानी ऐड करते हो, 9 ग्राम्स वाटर ऐड करते हो। या अब मान लो अगर 118% ओलियम होता तो उसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन का लेके आप 118 ग्राम H2SO4 ऑब्टेन कर सकते थे उस सॉल्यूशन से। डन। अब जैसे लेट्स से हमारे पास जो ओलियम है उस पर लेबल ये लगा हुआ है कि इट इज़ 115% ओलियम। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि 100 ग्राम्स ऑफ दिस ओलियम सॉल्यूशन
से हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना H2SO4 ऑब्टेन कर सकते हैं? 115 ग्राम्स ऑफ H2SO4। तो कितना वाटर ऐड करोगे आप? ऑब्वियसली 15 ग्राम्स ऑफ वाटर हैज़ टू बी एडेड। वाटर के मोल्स देखो, जितने वाटर के मोल्स होंगे उतने ही SO3 के मोल्स होंगे। मोल्स ऑफ SO3 पता लग गए, तो उससे आप वेट ऑफ SO3 डिटर्मिन कर लोगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम हैलोजन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप पानी कम ऐड करोगे तो ऑब्वियसली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2SO4 नहीं बनेगा ना, कुछ SO3 फिर से फ्री स्टेट में रह जाएगी। तो मैं इसको पूरी स्टेटमेंट ही अच्छे से लिखता हूँ। ठीक है, ये तो बिल्कुल सारी एम्बिग्युइटी को रिमूव कर देगी। चल, अब हैलोजन्स की अकरेंस देखते हैं। आज तो वीडियो क्लैरिटी का कुछ भी इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज बिल्कुल वही सिस्टम है जो हम हमेशा से लाइव सेशंस में यूज करते आ रहे हैं। चलिए अकरेंस ऑफ हैलोजन्स की बात करते हैं। हैलोजन्स देखिए कौन कौन से हैं। फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। एस्टेटिन रेडियो एक्टिव है तो हम ज़्यादा उसकी बात ही नहीं करते। अब जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की कौन कौन सी ओर्स हैं? फ्लोरीन की ये कैल्शियम फ्लोराइड ओर है विच इज़ नोन एज फ्लोरस्पार। फ्लोरो एपेटाइट ओर्स, ये फॉस्फोरस में भी पढ़ा था, ये फॉस्फोरस की भी ओर्स होती हैं। ये फ्लोरो एपेटाइट ओर आपने ग्रुप 15 में पढ़ी हुई है। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट भी आपने पढ़ा हुआ है, आप एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन में इसको यूज करते हो। ये एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की भी ओर है। फिर क्लोरीन की ओर्स कौन कौन सी हैं? आपको पता है क्लोरीन बहुत सारे सॉल्ट्स में प्रेजेंट होता है, बहुत सारे सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स एग्जिस्ट करते हैं, और ये मेनली आपको कहाँ मिलते हैं? जैसे सी वाटर से मिलते हैं। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कार्नालाइट ओर है विच इज जो कि पोटेशियम और मैग्नीशियम की भी ओर है, विच इज KCl.MgCl2.6H2O। ब्रोमीन की जो ओर्स हैं, ब्रोमीन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा? सॉल्ट्स की फॉर्म में, ब्रोमाइड्स में, NaBr, KBr, MgBr2, ये सारे सॉल्ट सी वाटर से आपको मिलते हैं। ऐसे आयोडीन, आयोडाइड्स इतने ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते। आयोडाइड्स जो भी, जैसे सोडियम आयोडाइड हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, कुछ सी वाटर में एग्जिस्ट करता है। आयोडेट्स की फॉर्म में भी अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है ये। ठीक है, तो ये सारी ओर्स के बारे में आपको पता रहना चाहिए। ये सारे क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, सब सॉल्ट, सब सी वाटर में से आप ऑब्टेन करते हो। देखो मेनली अर्थ क्रस्ट में ना वो सारे सॉल्ट्स पाए जाते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं होते। जो भी वाटर सॉल्युबल होते हैं ना वो फिर अल्टीमेटली वाटर में ही आपको मिलेंगे। जैसे नाइट्रेट्स भी अर्थ क्रस्ट में क्यों नहीं एग्जिस्ट करते? क्योंकि जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ देम आर वाटर सॉल्युबल। तो नाइट्रेट्स कभी भी अर्थ क्रस्ट में नहीं पाए जाएंगे, वो आपको सी वाटर में ही मिलेंगे। चलो नेक्स्ट अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो ये ग्रुप 17 है। इनकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी इनकी? NS2 NP5। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन। ये जैसे आपके चार चार मेन हैलोजन्स हैं, इसके बाद एस्टेटन है, वो रेडियो एक्टिव है। तो जनरल अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो फ्लोरीन की क्या आएगी, इट विल बी 2s2 2p5। क्लोरीन की क्या आएगी इट विल बी 3s2 3p5। ब्रोमीन की क्या आएगी, इट विल बी 4s2 4p5। 4s के बाद क्या फिल होता है, 3d फिल होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3d10 4s2 4p5। आयोडीन की क्या होगी, ऐसे ही 4d10 5s2 5p5। एस्टेटिन it will give you 4f14 5d10 6s2 6p5। ओके, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। अब ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन वगैरह में क्या हो गया है, इनर शेल्स में डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स आने स्टार्ट हो गए हैं। डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स की जो शील्डिंग होती है, जो स्क्रीनिंग होती है, वो पुअर होती है, जिसके कारण जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं सरफेस पे। साइजेस जितने बढ़ने चाहिए उतने नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है। फिर नेक्स्ट अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है हमने, एटॉमिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस। तो आपको पता है कि ये एटॉमिक रेडियस पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से वेरी करेगा। ये अगर आपका पीरियोडिक टेबल है, लेफ्ट टू राइट जाओगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, साइज डिक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम ग्रुप में नीचे की तरफ आओगे, साइज इंक्रीज होता है। तो अगर पीरियड में देखें तो हैलोजन्स के जो एटॉमिक रेडियाई होते हैं वो अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं, क्योंकि हैलोजन्स के बाद तो क्या आ जाते हैं, नोबल गैसेस आ जाते हैं ना। हैलोजन्स तक तो आप कौन सा एटॉमिक रेडियाई कंसिडर करते हो, कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस आपको मालूम है कि क्या होता है, कि जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ सिंगली कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, इनमें आप डिस्टेंस मेजर करोगे और उस डिस्टेंस को हाफ कर दोगे, दैट इज द कोवेलेंट रेडियस। इसके बाद वाले जो एलिमेंट्स आएंगे ना हैलोजन्स के बाद, जो ग्रुप 17 के बाद आपका ग्रुप 18 आएगा, जिसमें कि नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते नहीं है, तो उनके लिए हम कोवेलेंट रेडियाई की बात ही नहीं करते, वॉन्डरवॉल्स रेडियाई की बात करते हैं, और वॉन्डरवॉल्स रेडियाई बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो आप अगर साइज देखो तो हैलोजन्स का सबसे ज़्यादा छोटा आएगा अपने पीरियड में। अब नीचे की तरफ आते जाओगे तो साइज बढ़ता जाएगा। तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा, क्लोरीन का थोड़ा ज़्यादा होगा, ब्रोमीन का थोड़ा और ज़्यादा होगा, आयोडीन का थोड़ा और ज़्यादा होगा। ठीक है, ये तो रेगुलर ट्रेंड जो फॉलो होता है। फिर हलाइड आयन का जो रेडियस होगा वो हमेशा हैलोजन एटम से ज़्यादा रहेगा। अब जैसे क्लोराइड ले लो और क्लोरीन ले लो, क्लोराइड का साइज, एटॉमिक रेडियस हमेशा ज़्यादा आएगा। रीज़न क्या है इसका, न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 17 रहता है ना, तो इसके पास 17 प्रोटॉन्स थे, 17 इलेक्ट्रॉन्स थे एक न्यूट्रल क्लोरीन एटम में। जब आपने एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डाल दिया तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स उतने ही हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स उतने ही हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब ज़्यादा हो गए हैं, तो अब हर इलेक्ट्रॉन के हिस्से में कम पॉजिटिव चार्ज आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, साइज ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक से पॉइंट्स हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए, जो भी एनर्जी आपको चाहिए, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब हैलोजन का साइज जितना ज़्यादा होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो आपने एक एटम लिया है, उसमें जो सबसे ज़्यादा लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना है, उसके लिए जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको स्पेंड करनी पड़ेगी, दैट इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी।
और आपको पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। साइज जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम होगी। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा छोटा है, इसका इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा टाइटली बाउंड होगा, इसको निकालना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा आएगी। नीचे जाते जाओगे एटॉमिक साइज कम होता जाएगा, सॉरी नीचे जाते जाओगे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? किसी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, हैलाइड आयन बनाना है। जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें लगेगी, जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी इस प्रोसेस में रिक्वायर्ड होगी या रिलीज होगी, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यूजुअली तो क्या होता है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, सॉरी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, साइज बड़ा होता जाएगा ना, जो नया इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से उतना ज़्यादा दूर होता जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। बट अगर हम देखें वैल्यूज़ को, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मैक्सिमम होती है। ये बिल्कुल सेम रीज़न है जो हमने ऑक्सीजन और सल्फर में देखा था कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए थी बट सल्फर की होती थी। रीज़न क्या रहता है? वही रीज़न जो हमने ऑक्सीजन सल्फर में या नाइट्रोजन फॉस्फोरस में डिस्कस किया था कि फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो जो 8th इलेक्ट्रॉन आप ऐड करवाओगे उसको बहुत ज़्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस फेस करनी पड़ेंगी, तो इसका ऐड होना इसकी शेल में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वाइल इन द केस ऑफ क्लोरीन, बिकॉज ऑफ लार्जर साइज जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है दैट कैन बी एकोमोडेटेड इजीली ओइंग टू लार्जर शेल साइज। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए जल्दी से। डन। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, अभी पिछला वाला नहीं नोट किया, देख लो ये जल्दी से। ये भी हो गया। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है?
tendency of an atom to withdraw the shared pair of electrons towards itself. तो ये हम मेजर किस पे करते हैं? मेनली ऑन पॉलिंग स्केल। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन है। जिसकी की पॉलिंग स्केल पे वैल्यू कितनी है? इट इज 4.0। सेकेंड मोस्ट कौन सा है? सेकेंड इज ऑक्सीजन। और डाउन द ग्रुप अगर आप देखोगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। नीचे जाते जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। साइज जितना ज़्यादा होता जाएगा ना, तो न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस है ऑन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो उतना कम होता जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स कम होती जाएगी तो टेंडेंसी टू विड्रॉ द शेयर्ड पेयर भी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। तो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले तो एटॉमिसिटी। अब हैलोजेंस किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं? ऑल हैलोजेंस एग्जिस्ट एज डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डायएटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2। फिजिकल स्टेट्स इनकी क्या क्या रहती हैं? देखिए, आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, मॉलिक्यूलर साइजेस, मॉलिक्यूलर मासेस बढ़ेंगे, वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी। अगर वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही हैं तो जो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर मास पोजेस करेगा वो कैसे एग्जिस्ट करने की कोशिश करेगा? सॉलिड फॉर्म में। I2 एग्जिस्ट करता है एज सॉलिड। ब्रोमीन एग्जिस्ट करता है। ब्रोमीन सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल है पूरे पीरियोडिक टेबल में जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। इट इज़ अ फ्यूमिंग लिक्विड। क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों गैसेस होते हैं, ठीक है। अगर हम इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी देखें, वो भी कैसे आएंगे? वो भी इंक्रीज करते रहेंगे जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मासेस, मॉलिक्यूलर साइजेस बढ़ेंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी। डन। फिर उसके बाद नॉन मेटालिक नेचर। पीरियोडिक टेबल का जैसे जनरल ट्रेंड फॉलो होता है वैसे ही है। डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक नेचर कम होता है। अभी रह गया था, कर लो नोट। अगर कुछ रह भी जाएगा तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी इसकी, PDF में शेयर कर दूंगा, तो इजी है आपके लिए करना।
जो भी फिजिकल स्टेट्स होती हैं ना वो हमेशा हम रूम टेम्परेचर पे ही ऑब्जर्व करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 25 डिग्री सेल्सियस पे कोई एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। अब नॉन मेटालिक नेचर पे आते हैं। नॉन मेटालिक नेचर देखो कैसे वेरी करती है पीरियोडिक टेबल में। डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर बढ़ती है, नॉन मेटालिक नेचर कम होती है। ये तो आपने हर ग्रुप में पढ़ा है। तो फ्लोरीन की नॉन मेटालिक नेचर सबसे ज़्यादा आएगी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। इनफैक्ट जो I2 रहता है ना वो लस्ट्रस सॉलिड रहता है, लस्टर रहता है उसका, मेटालिक लस्टर टाइप होता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन या बॉन्ड एंथैल्पी, तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है हमने बहुत सारे ग्रुप्स में ऑब्जर्व किए ना। जैसे ग्रुप 14 को आप बेंचमार्क लेते हो, उसमें प्रॉपर ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंथैल्पी कम होती जाएगी क्योंकि लार्जर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगी बॉन्ड फॉर्मेशन में। लार्जर ऑर्बिटल्स का ओवरलैप उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बनता, तो बॉन्ड एंथैल्पी कम आती है, बॉन्ड तोड़ना आसान रहता है। अब इस ग्रुप में क्या होगा, आपके पास FF बॉन्ड है, CL बॉन्ड है, BR एंड II। किसका बॉन्ड तोड़ना सबसे ज़्यादा आसान रहता है? आयोडीन की जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो सबसे ज़्यादा कम आती है। फिर उसके बाद फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर Cl2 की मैक्सिमम होती है, होनी किसकी चाहिए थी? F2 की मैक्सिमम होनी चाहिए थी, बट नहीं होती, वो यहाँ से उठ के यहाँ चला गया है। ऐसे नहीं होता है। रीज़न क्या है इसका? रीज़न वही है जो कि O सिंगल बॉन्ड O लिंकेज का था। FF बॉन्ड इतना ज़्यादा वीक क्यों हो जाता है? क्या रीज़न हो सकता है? FF बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है, 2p ऑर्बिटल ओवरलैप से बनता है ना, तो बॉन्ड लेंथ इज वेरी लेस, जिसके कारण नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर्स की रिपल्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। इसी कारण से फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। F2 इज वेरी मच रिएक्टिव। ठीक है, तो इसका रीज़न आप खुद से लिख लोगे, मैं देखूँ रीज़न खुद से लिख सकते हो। ठीक है, ये बहुत स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पक्का से आने ही होते हैं रीजनिंग क्वेश्चंस जैसे। डन। इनफैक्ट फ्लोरीन और आयोडीन की जो बॉन्ड एंथैल्पी रहती है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होती है, आयोडीन की थोड़ी सी कम होती है।
वैल्यूज़ नहीं है अभी मेरे पास, नहीं तो शेयर करता। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कलर ऑफ हैलोजन्स। जो हैलोजन्स होते हैं ना वो कलर्ड होते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैसेस हैं। फ्लोरीन पेल येलो कलर की गैस रहती है, लाइट येलो कलर होता है। क्लोरीन का ग्रीनिश येलो कलर होता है। ब्रोमीन इज अ रेडिश ब्राउन लिक्विड। और आयोडीन डीप वॉयलेट सॉलिड रहता है। ये दोनों गैसेस हैं। अब इनका कलर देखिए क्यों आता है। किसी भी सब्सटेंस का कलर क्यों आता है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स विजिबल रीजन की कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ वेवलेंथ से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर ट्रांसमिट हो जाता है। अब जैसे आयोडीन का कलर डीप वॉयलेट क्यों अपीयर होता है। आयोडीन के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जब हम लाइट को पास करवाते हैं लेट से आयोडीन के वेपर्स से, तो कुछ वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब हो जाएंगी, किसी एक रीजन की वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाएंगी और कॉम्प्लीमेंट्री कलर ट्रांसमिट हो जाएगा। इन द केस ऑफ आयोडीन येलो कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा और वॉयलेट कलर अपीयर होता है। तो ऐसा एक सर्कल बना लोगे आप। इसको आर्टिस्टिक व्हील भी बोला जाता है। इसमें हमने जो 6 मेन कलर्स हैं वो शो कर लिए हैं। वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इंडिगो मत पूछना कि कहाँ गया। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू ये तीनों एक जैसे ही कलर्स होते हैं। अब अगर लेट से येलो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो अपीयर क्या होगा, वॉयलेट। अगर ऑरेंज एब्जॉर्ब हो जाएगा तो कलर क्या अपीयर होगा, ब्लू। अगर रेड रीजन की वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है तो कलर क्या अपीयर होगा, ग्रीन। ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमेशा अपीयर होता है। तो फ्लोरीन के केस में एब्जॉर्प्शन होती है वॉयलेट लाइट की। फ्लोरीन वॉयलेट एब्जॉर्ब करेगा और कलर इसका क्या दिखेगा आपको, येलो। फ्लोरीन एब्जॉर्ब्स वॉयलेट एंड अपीयर्स पेल येलो। आयोडीन क्या करता है, येलो एब्जॉर्ब करता है एंड हेंस अपीयर्स वॉयलेट। ठीक है, अब ये देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में सबसे ज्यादा टाइटली इलेक्ट्रॉन्स किसके हेल्ड होंगे, जिसका साइज सबसे ज्यादा छोटा है। फ्लोरीन का साइज सबसे ज्यादा छोटा है, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा टाइटली बाउंड है। तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाना मुश्किल है तो कौन सी रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगी, जिनकी एनर्जी ज्यादा है, या जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, या जिनकी वेवलेंथ कम है। तो विबग्योर में आपको पता है जो वॉयलेट वाला एंड होता है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, जो रेड वाला एंड होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। अगर हमने फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाना है तो हमें इस रीजन में एब्जॉर्प्शन करवानी पड़ेगी, और जो कलर आपको देखने को मिलेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा टू दिस वॉयलेट रीजन। वॉयलेट रीजन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है, दिस इज येलो। सिमिलरली आयोडीन के केस में अगर हम देखें तो आयोडीन के केस में हमें कम एनर्जेटिक रेडिएशंस चाहिए, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसके इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड है, उनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाना ईजी है, कम एनर्जी चाहिए होगी। तो आप जो एब्जॉर्प्शन करवाओगे वो इस रीजन में करवाओगे और कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपका ट्रांसमिट हो जाएगा। जैसे येलो रीजन में एब्जॉर्प्शन हो गई और कलर कौन सा ट्रांसमिट हुआ है, वॉयलेट। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एक्साइटेशन डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। जैसे जैसे हैलोजन का साइज बड़ा होता जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाना इजी होता जाएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन कम होती जाएगी, और जो ट्रांसमिटेड लाइट की फ्रीक्वेंसी है या ट्रांसमिटेड लाइट की एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। ये फर्स्ट स्टेटमेंट दोबारा से देखिए, हैलोजन का साइज जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना इजी होता जाएगा। साइज बढ़ा, easier excitation, lesser energetic radiations will get absorbed.
लेसर एनर्जी वाली एब्जॉर्ब होंगी और मोर एनर्जेटिक ट्रांसमिट हो जाएंगी। ठीक है, साइज बड़ा, एक्साइटेशन इजी हो गई, कम एनर्जी वाली रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो रही हैं और ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशंस ट्रांसमिट हो रही हैं। यहां हम कुछ रिफ्लेक्शन नहीं देख रहे, ट्रांसमिटेड रेडिएशंस देख रहे हैं। आयोडीन के जो वेपर्स भी होते हैं वो भी वॉयलेट कलरेशन देते हैं आपको। ब्रोमीन के भी जो वेपर्स रहते हैं वो ऐसे रेडिश ब्राउन वेपर्स होते हैं। फ्लोरीन और आयोडीन की बॉन्ड एंथैल्पीज शेयर की हैं राजेश्वर ने, तो ये 158 किलो जूल पर मोल है और आयोडीन की 151 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, तो हम पहले यही डिस्कस कर रहे थे कि फ्लोरीन और आयोडीन की जो बॉन्ड एंथैल्पीज वैल्यूज रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होती हैं। दोनों बॉन्ड्स ही बहुत ज़्यादा वीक हैं। चलो आयोडीन का तो होना ही होना था, फ्लोरीन का बहुत ही मतलब अनयूजुअली बॉन्ड एंथैल्पी कम आई है। ये हो गया। ये भी बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है कि हैलोजेंस क्यों कलर्ड होते हैं, फ्लोरीन अगर इस रीजन में एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या कलर अपीयर होगा। डन, चलो गुड। फिर नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, हैलोजेंस की सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है वाटर में। इनफैक्ट फ्लोरीन और क्लोरीन तो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ब्रोमीन भी टू सम एक्सटेंट। फ्लोरीन भी वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, आपको O2 दे देता है, ओजोन दे देता है। और क्लोरीन पानी में डालने, पानी पे जाने पे डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है। ये रिएक्शन हम दोबारा से करेंगे। फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर को ही ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देगा, ये HF दे देगा, आपको O2 भी मिलती है, ओजोन भी मिलती है। ठीक है, ऑक्सीजन -2 से 0 में जा रहा है, फ्लोरीन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। हम देखें कि जो F2 है वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे भी देख सकते हो। क्लोरीन को आप वाटर में डालोगे तो ये डिस्प्रपोर्शनेट करता है, HCl बनता है और HOCl HOCl इज हाइपोक्लोरस एसिड। ब्रोमीन और आयोडीन पानी में बहुत ही कम सॉल्युबल रहते हैं, बट जितने भी हैलोजेंस हैं ना वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बहुत रेडिली डिसॉल्व कर जाते हैं, सच एज CCl4। तो यूजुअली हैलोजेंस के लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट रहेगा वो CCl4 रहता है। ये कई जगह हम आगे जाके यूज भी करेंगे। डन। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे आते हैं। हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस क्या करेंगे, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ना मेनली, तो पॉजिटिव भी करते हैं।
फ्लोरीन नहीं करता पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो। फ्लोरीन हमेशा ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना ये, प्लस तो कभी शो ही नहीं कर पाएगा, माइनस ही लेगा इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ये माइनस ही आएगी। फ्लोरीन ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब भी कंबाइंड फॉर्म में होगा ना किसी भी एलिमेंट के साथ, तो हमेशा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही आएगी। वाइल बाकी जो क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, रेस्ट ऑफ द हैलोजेंस कैन शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3, +5, +7। मेनली ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके अलावा जैसे क्लोरीन +4 भी शो कर देता है, +6 भी शो कर देता है। वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं सारे, वो पढ़ेंगे अभी आगे जाके। तो ये मेन ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे हैलोजेंस शो करेंगे। +1 आपको किस में देखने को मिलेगी, जैसे HOCl में या हाइपोब्रोमस एसिड में। ये आपको किस में देखने को मिलेगी, HClO2। ये आपको किस में देखने को मिलेगी, HClO3। ये आपको किस में देखने को मिलेगी, HClO4। ठीक है। अब ये +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कैसे होती है, जैसे हम हमेशा ऑर्बिटल लेवल डायग्राम बनाते हैं। ग्रुप 16 में भी बनाया था, 15 में भी बनाया था। हैलोजेंस के पास क्या रहती है, एम्प्टी d ऑर्बिटल्स रहती है ना, फ्लोरीन को छोड़ दिया जाए तो। ये NS ऑर्बिटल, ये NP ऑर्बिटल। NS2 NP5 कॉन्फ़िगरेशन रहती है। जो d ऑर्बिटल्स रहती हैं दो स्टे वेकेंट, एटलीस्ट इन ग्राउंड स्टेट। अगर एक बॉन्ड बनाना है तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये ग्राउंड स्टेट में ही ऐसे हाइब्रिडाइजेशन कुछ आ जाएगी और आपके पास ये बॉन्ड बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएगा, जो कि अनपेयर्ड स्टेट में आप देख सकते हो। अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा दोगे, तो आपके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो हैलोजन आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर सकता है। अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट करवा दो। और अगर आपको एक और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 2 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन NS इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट करवा दो टू d ऑर्बिटल, d सबशेल। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +1 या -1। यहाँ पे हैलोजन आपका शो करेगा +3, इसमें शो करेगा इस एक्साइटेड स्टेट में +5 और इस एक्साइटेड स्टेट में +7। ये ना किसी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि HOF में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशनल स्टेट +1 है,
नहीं, फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ही -1 आएगी। और ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ना, एनसीईआरटी में बिल्कुल यही स्टेटमेंट दी गई है प्रिसाइजली, कि फ्लोरीन ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो HOF वाली एग्जाम्पल किसी और टेक्स्ट बुक में दी गई है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। एनसीईआरटी में यही गिवन है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, और कंसिस्टेंट भी है ना अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपनी तरफ विड्रॉ करेगा ना शेयर्ड पेयर को। फ्लोरीन हमेशा -1। ठीक है, तो अभी 2-3 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग पार देखते हैं। ये सारे नेम्स अभी करेंगे, अभी हैलोजन्स में आगे जाके ऑक्सो एसिड्स हमने पढ़ने हैं। करें रिज्यूम। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है मैंने। तो नेक्स्ट अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बाद ऑक्सीडाइजिंग पार देखते हैं, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी किसकी ज़्यादा अच्छी होगी। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन खुद सबसे इजीली रिड्यूस हो जाता है एक्वस मीडियम में, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग रहता है। और ये बहुत ही वीकली ऑक्सीडाइजिंग होगा। ऑक्सीडाइजिंग पार अगर हम देखें, आप इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यूज से भी कंपेयर कर सकते हो। अभी आपको वैल्यूज दिखाता हूँ। फ्लोरीन फ्लोराइड में एक्वस सॉल्यूशन में बहुत इजीली चला जाता है, इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो दूसरे किसी को भी ऑक्सीडाइज बहुत इजीली कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यही अगर हम इनके हलाइड आयंस की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी चेक करें, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्या आना चाहिए रिड्यूसिंग नेचर? ये जो ऊपर हमने लिखा है, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर। उल्टा हो जाएगा। फ्लोरीन फ्लोराइड में सबसे ज़्यादा रेडली जाना चाहता है, फ्लोरीन की फ्लोराइड में जाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो फ्लोराइड की वापस फ्लोरीन में आने की टेंडेंसी नहीं होगी। तो दिस मीन्स फ्लोराइड की टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज बहुत कम है, तो इसकी रिड्यूसिंग नेचर भी बहुत कम है। तो ट्रेंड उल्टा हो जाएगा। आयोडाइड ऑन द अदर हैंड अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आप बोलते नहीं हो कि HI इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑर्गेनिक में आपने पक्का से पढ़ा होगा 11th की ऑर्गेनिक में।
रेड फॉस्फोरस HI हम यूज़ करते थे एल्केन्स प्रिपेयर करने के लिए। ऑलमोस्ट सारे फंक्शनल ग्रुप्स को रेड फॉस्फोरस HI रिड्यूस नहीं कर देता था टू एल्केन्स। तो अब आप समझते हो कि आयोडाइड की आयोडीन में जाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो आयोडाइड विल बी अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड फ्लोरीन इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। F2 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पूरी अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट्स आप नोट कर लो खुद से। अब ये जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यूज गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज गिवन है आपके सामने। तो किसी भी हैलोजन की हलाइड में जाने की टेंडेंसी तब ज़्यादा होगी जब इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो हायर द SRP वैल्यू, ये इलेक्ट्रो में बताया था आपको, जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतनी ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगी। हैलोजन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी भी उतनी ज़्यादा होगी, वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब जब भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स मेजर करते हो वो आप एक्वस मीडियम में करते हो। अब इसमें कौन कौन सी एनर्जीज अपना कंट्रीब्यूशन दे रही होंगी? देखिए, हमने इस रिएक्शन का एनर्जी चेंज डिटरमिन करना है। तो इसका जो ओवरऑल एनर्जी चेंज आएगा उसमें किस किस की कंट्रीब्यूशन रहेगी? सबसे पहले तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की। आपको जो X2 मॉलिक्यूल को ब्रेक करना पड़ेगा, XX बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तो कुछ एनर्जी लगेगी उसमें विच विल बी इक्वल टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एक्चुअल में आप हाफ मोल्स ऑफ बॉन्ड ब्रेक करवा रहे हो यहाँ पे, तो वो 1/2 का फैक्टर आएगा साथ में। सबसे पहले आपने हैलोजन्स के बीच के बॉन्ड्स ब्रेक कर लिए, हैलोजन एटम्स बना लिए। अब आपके पास ऐसे आइसोलेटेड गैशियस एटम्स है, अलग अलग एटम्स पड़े हैं, उसमें से आपने क्या करना है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाना है। तो किसी भी एक गैशियस एटम में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हो, जितना भी एनर्जी चेंज इन्वॉल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक, और गैशियस आयन हमने बना लिया है। अब ये सब कुछ एक्वस मीडियम में हो रहा है। वाटर क्या करेगा? इस हलाइड आयन के आसपास आ जाएगा और इसकी हाइड्रेशन हो जाएगी। और हाइड्रेशन क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। तो मेनली ये तीन एनर्जीज कंट्रीब्यूट करेंगी। इन तीनों एनर्जीज का सम, जिसके लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव आ जाएगा, वो हैलोजन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी और उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर उतना ज़्यादा आएगा। बॉन्ड एंथैल्पी क्या रहती है? बॉन्ड एंथैल्पी होती है एंडोथर्मिक। बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी हमेशा आपको देनी पड़ेगी, वो आप चाहोगे कि कम से कम हो। और जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करो गैशियस एटम में तो एनर्जी मिलेगी आपको, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ हैलोजन्स हमेशा एक्सोथर्मिक आती हैं। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी उतना आपके लिए ये जो ओवरऑल प्रोसेस है ये फेवरेबल होता जाएगा। फिर हलाइड की उसके बाद हाइड्रेशन होगी। हाइड्रेशन भी क्या होती है? इट इज़ ऑलवेज एक्सोथर्मिक।
तो दो प्रोसेसेस में एनर्जी मिल रही है, एक प्रोसेस में एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ओवरऑल आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि डेल्टा एच फॉर दिस ओवरऑल रिएक्शन शुड कम आउट टू बी नेगेटिव, कम से कम आना चाहिए। अब तीनों फैक्टर्स अगर हम देखें, किसी के लिए भी फेवरेबल नहीं आते। अब अगर फ्लोरीन की जो बॉन्ड एंथैल्पी रहती है वो कम रहती है, तो जहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वो कम से कम हो, जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। फ्लोरीन के केस में बॉन्ड तोड़ना ज़्यादा आसान रहता है, बट जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो फ्लोराइड में, वो प्रोसेस सेकंड वाला जो स्टेप है वो इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता। सेकंड वाला स्टेप किसके लिए ज़्यादा फेवरेबल होता है? इन द केस ऑफ क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्लोरीन की ज़्यादा होती है। और लास्ट वाला स्टेप भी किसके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा? किसकी हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होती है? छोटे आयंस की हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, जिनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो। फ्लोराइड की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी उसकी बहुत ज़्यादा आती है, बॉन्ड एंथैल्पी कम होती है। तो फर्स्ट और थर्ड फैक्टर फ्लोरीन के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहते हैं कि वो सेकेंड वाले फैक्टर को ओवरशैडो कर जाते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो फ्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आती है वो सबसे ज़्यादा आती है। F2 इज मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लो। तो बॉन्ड एंथैल्पीज एंड हाइड्रेशन comes out to be favorable for fluorine. ये डिस्कशन हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी की हुई है वैसे। हाँ, फर्स्ट हाफ ऑफ द लेक्चर भी रिकॉर्ड हुआ है। रिकॉर्डिंग अब एक्चुअल में मैं थोड़ा अलग सॉफ्टवेयर से कर रहा हूँ, तो वेबकैम फीड के कारण थोड़ा सा वो लेक्चर का पोर्शन खराब हो गया होगा। डेल्टा एच मैक्सिमम नेगेटिव क्यों होना चाहिए? ताकि प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस हो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एच जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, डेल्टा जी उतना ज़्यादा नेगेटिव होगा, प्रोसेस आपका उतना ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। अपने आप आपकी जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव में उतनी ज़्यादा आएंगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
क्लोरीन प्लस ब्रोमाइड का रिएक्शन। आप खुद बताओगे कि क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। ये पोटेंशियल्स की वैल्यूज आपको गिवन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए थे। तो अगर हम ई नोट ऑफ सेल चेक करें, वो किस तरीके से करते थे। ई कैथोड माइनस ई एनोड तो नहीं बताया था आपको। सिंपली आप ये देखो, क्लोराइड जा रहा है क्लोरीन जा रहा है क्लोराइड में, ब्रोमाइड जा रहा है ब्रोमीन में। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इट इज गिवन टू बी 1.36 और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, इट इज -1.07। तो ओवरऑल आप देखोगे तो दिस विल कम आउट टू बी पॉजिटिव, तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अच्छा, अब क्लोरीन की जगह आयोडीन ले लिया, ब्रोमाइड एज इट इज है। पोटेंशियल ऑफ I2 टू I नेगेटिव अभी आपने लिखा होगा, इसकी वैल्यू रहती है 0.54। जो सेकेंड वाली रिएक्शन है उसका अगर आप सेल पोटेंशियल डिटर्मिन करोगे वो कितना आएगा, वही चीज करनी है। ये जो वैल्यू है दिस इज दिस इज +0.54 एंड दिस वैल्यू इज ब्रोमाइड से ब्रोमीन जाने का पोटेंशियल कितना है, इट इज -1.07 वोल्ट। तो ओवरऑल आप देखोगे सेल पोटेंशियल विल कम आउट टू बी नेगेटिव और ये जो रिएक्शन होगी दिस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। इससे मैं एक ये स्टेटमेंट लिख सकता हूं, लोअर हैलोजन कैन डिस्प्लेस या कैन ऑक्सीडाइज हायर halide। बाय लोअर हैलोजन आई मीन जिसका मोलर मास कम है। ऐसा लिखा जा सकता है, सोच सकते हो क्यों। क्लोरीन एक लोअर हैलोजन है देन ब्रोमीन, मोलर मास कम है ना Cl2 का, तो ये क्या कर रहा है, ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, खुद रिड्यूस हो जाएगा। क्लोरीन खुद रिड्यूस हो गए, खुद इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा, क्लोराइड बना लेगा, ब्रोमाइड को ब्रोमीन तक ऑक्सीडाइज कर देगा। बट क्या आयोडीन ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया, ये हायर हैलोजन हो गया, ये लोअर हलाइड हो गया, तो ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस आ जाएगा। उल्टा रिएक्शन देखो आप, ब्रोमीन और आयोडाइड को अगर आप रिएक्ट करवाते हो तो ब्रोमीन ब्रोमाइड में चला जाएगा, आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करवा देगा। ओके, डन। हो गया ये सारा। अब रिएक्शन विद वाटर देखते हैं, तो हमने वैसे देख ही लिया है।
फ्लोरीन का रिएक्शन वाटर के साथ क्या होगा? देखो, फ्लोरीन वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगा, HF मिलेगा, O2 मिलेगी, ओजोन मिलेगी। क्लोरीन को अगर आप वाटर में डालते हो तो यू विल गेट HCl एंड HOCl, डिस्प्रपोर्शनेट करता है। ब्रोमीन भी वाटर में डिस्प्रपोर्शनेट करेगा to give you HBr and HOBr, which is hypobromous acid। आयोडीन का रिएक्शन विद वाटर नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे ना कि आयोडीन वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगा, आयोडाइड बना लेगा, जैसे फ्लोरीन ने किया है, तो ये होता ही नहीं है एक्चुअल में। इनफैक्ट उल्टा रिएक्शन हो जाता है। आयोडाइड खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, उल्टा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है जो नीचे की तरफ लिखा है। तो I2 can't oxidize water। Instead, iodide can reduce यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ है। क्लोरीन 0 से -1 और +1 में गया है, ब्रोमीन भी वैसे ही। और यहाँ पे क्या हुआ है, फ्लोरीन ऑक्सीडाइज कर रहा है वाटर को। ठीक है, हो गया। नहीं, ब्रोमीन और क्लोरीन ने थोड़ा ना वाटर को ऑक्सीडाइज किया है। ऑक्सीजन की क्या, वाटर वाले जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चेंज हो रही है? -2 से 0 में जा रहे? नहीं, ऑक्सीजन तो पहले भी -2 में था, अभी भी -2 में है। अच्छा, तुम लोगों ने भी मेंटी क्विज करवाना है? करते हैं प्लान फिर। हो गया। नेक्स्ट है रिएक्शन टुवर्ड्स हाइड्रोजन।
देखो जो हैलोजन्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन हलाइड्स बनाएंगे। HF बनेगा, HCl बनेगा, HBr, HI। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन सबसे ज़्यादा रेडली होगा। क्लोरीन के साथ भी रेडली होता है बट नॉट एज रैपिड एज इन द केस ऑफ फ्लोरीन। ब्रोमीन के साथ थोड़ा स्लोली होगा। और आयोडीन के साथ अगर आपको रिएक्शन करवाना है तो यू हैव टू यूज़ अ कैटलिस्ट, तभी हो पाएगा। ठीक है। हाँ, ये डार्क कंडीशन में भी हो जाएगा। इसको करवाने के लिए आप लाइट डाल दोगे। इसके लिए भी आप कैटलिस्ट यूज़ करते हो, प्लेटिनम गॉज, और टेम्परेचर रहता है 570 केल्विन। और ये रिएक्शन तो रिवर्सिबल ही रहता है वैसे, करवाते भी हो तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। हाँ, गोल्ड की सरफेस पे करवाया जाता है, ये सरफेस केमिस्ट्री में दिया हुआ था ना। अब HF और HCl को आपने प्रिपेयर करना है। देखो किस तरीके से प्रिपेयर करते हो। जैसे आपने HF को प्रिपेयर करने के लिए कैल्शियम फ्लोराइड लिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कर दिया, तो होगा क्या? जो मेटल है, जो कैल्शियम है, इट विल फॉर्म सॉल्ट विद स्ट्रॉन्गर एसिड, वीकर एसिड विल गेट डिस्प्लेस्ड, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, साथ में जो वीकर एसिड है HF वो आपको मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आपने HCl बनाना है तो NaCl यूज़ कर लो। डाइल्यूट H2SO4 वोंट गिव दिस रिएक्शन, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया है, क्योंकि HF और HCl, ठीक है, H2SO4 से वीकर एसिड्स रहते हैं बट इतने भी ज़्यादा वीक नहीं होते कि डाइल्यूट H2SO4 उन्हें डिस्प्लेस कर पाए। मतलब डिस्प्लेस कर देता है बट रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा कम आएगा। तो फिर हम बहुत ज़्यादा H2SO4 डाल देते हैं इन हाई कॉन्सेंट्रेशंस, तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा NaHSO4, along with that you will get HCl gas। तो स्ट्रॉन्गर एसिड सॉल्ट बना रहा है। weaker acid gets displaced, ठीक है। यही अगर HBr और HI को प्रिपेयर करना है हमने, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लेते हैं,
सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, क्या बनेगा? ऐसे सोडियम आयोडाइड ले लिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा दिया, क्या HBr और HI मिल जाएगा? नहीं, नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि ये जो एसिड है ना, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है हमने। और ब्रोमाइड और आयोडाइड तो ऐसे हैं, बस कोई ऑक्सीडाइज करने वाला हो। आयोडाइड का तो पता ही है, आयोडाइड तो खुद रिड्यूसिंग रहता है ना, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ऑक्सीडाइज होना चाहता है। तो ये तो HI देने की जगह क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, I2 दे देगा, H2SO4 विल गेट रिड्यूस्ड। देखो, जब भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, सल्फर +6 से +4 में जाता है, SO2 गैस लिबरेट होती है। साथ में क्या बन जाएगा, Na2SO4 या NaHSO4 प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए कुछ वाटर ऐड कर देना, फिर ऐसे ही ब्रोमाइड के साथ होगा। ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, ये यहाँ पे अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा, ये अपनी ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखा रहा है और ब्रोमाइड को ब्रोमीन में ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्लोराइड नहीं इतना इजीली ऑक्सीडाइज होता क्लोरीन में। ब्रोमाइड और आयोडाइड ब्रोमीन और आयोडीन में इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ओके, तो ये नोट करना है आपने। डन। हो गया। फिर अब HBr और HI को प्रिपेयर करना है हमने। किस तरीके से किया जाए, आपको कोई एक ऐसा एसिड लेना पड़ेगा जो अपना ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ना दिखाए। ऑक्सीडाइजिंग एसिड नहीं होना चाहिए। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड अब कौन सा लें? H3PO4 लेते हैं। आपने जैसे ब्रोमाइड लिया, सोडियम सॉल्ट ले लिया, अब इससे आपने HBr को निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ, विच इज़ अ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, हीट कर दोगे। सोडियम फॉस्फेट आपको मिल जाएगा, साथ में HBr गैस होगी वो निकल जाएगी। सिमिलरली सोडियम आयोडाइड के लिए भी ऐसा कर सकते हो। H3PO4 विच इज़ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, सोडियम सॉल्ट बना लेगा इसके साथ, और साथ में HI बन जाएगा। HI भी गैस होती है, निकल जाएगी।
H3PO4 कभी रिड्यूस नहीं होता। फॉस्फोरस ना +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में बड़ा खुश रहता है। क्योंकि वैसे भी H3PO4 में आप देखोगे ना बड़े सारे पीओ बॉन्ड हैं, और पीओ बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, चाहे वो पी डबल बॉन्ड हो चाहे पी सिंगल बॉन्ड हो। इनफैक्ट हमने तो ये देखा है कि और फॉस्फोरस के वो ऑक्सो एसिड्स जो कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं थे, +1 और +3 वाले, वो तो खुद डिस्प्रपोर्शनेट करके +5 तक आना चाहते थे। H3PO2 H3PO3 ऑन हीटिंग डिस्प्रपोर्शनेट करते थे, H3PO4 मिलता था। देखो इस रिएक्शन में चाहे H3PO4 वीकर एसिड है, फिर भी ये अपना सॉल्ट क्यों बना रहा है? क्योंकि ये रिएक्शन एंट्रोपिकली फेवर्ड है। HBr गैस बनेगी ना, या भी देखो इक्विलिब्रियम रहेगा इन दोनों में, गैस निकलती रहेगी रिएक्शन मिक्सचर से, प्रोडक्ट निकलता रहेगा, तो इक्विलिब्रियम अपने आप से फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता रहेगा। ठीक है। या और तरीका क्या है, आयोडीन को अगर आप HI में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यू कैन यूज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। H2S अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, या आप यूज कर लो हाइड्राजीन जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये आपको HI दे देगा, साथ में सल्फर दे देगा, सल्फर ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना -2 से 0 में, और आयोडीन यहाँ पे भी HI दे देगा आपको 0 से -1 में, साथ में आपको मिल जाएगी डाई नाइट्रोजन। तो यहाँ पे मैंने आयोडीन को रिड्यूस करवाया है विद वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आप जब भी मेंशन करो ना तो बेटर है कि उसको ब्रैकेट्स में डाल दो ताकि चार्जेस के साथ कभी कंफ्यूजन ना हो। HBr स्ट्रॉन्गर एसिड है। HBr is the stronger acid than H3PO4। HI HBr से भी ज़्यादा अच्छा एसिड है। करें अब आगे। ये बता रहा था मैं तब, आपके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए ना कि स्ट्रॉन्गर एसिड को अपना सॉल्ट बनाना चाहिए। हम इस रिएक्शन को
बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे करवा रहे हैं, हीट करते जा रहे हैं, तो HBr क्या होगा? HBr इज़ अ गैस, ये सॉल्यूशन से बाहर निकलना स्टार्ट कर देगी, प्रोडक्ट आपका निकलता रहेगा। तो ली चटलियर्स प्रिंसिपल से आप बोल दोगे कि इक्विलिब्रियम विल कीप ऑन शिफ्टिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, हो गया नोट? ठीक है, वैसे ही बता रहा हूँ कि H3PO4 कोई ज़्यादा अच्छा एसिड नहीं है, बट फिर भी हम रिएक्शन करवा लेते हैं बहुत ज़्यादा हीट हूट करके। चलिए नेक्स्ट, फिर अब प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स देखते हैं। H2S तो बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट रहता है सल्फर -2 से, मतलब SH बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक होता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये कंपाउंड इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है ना, SH बॉन्ड वीक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इसकी अपने आप से ज़्यादा आएगी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। मोलर मासेस बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूलर साइजेस बढ़ाएंगे, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगी। तो जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी होंगे वो भी बढ़ेंगे। बट फिर भी ये तीनों गैसेस हैं। HF इज अ लिक्विड। रीजन क्या है? HF क्या चीज कर सकता है जो बाकी नहीं कर सकते? HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। और सॉलिड स्टेट में तो, सॉलिड फेज में तो जो HF होता है वो ऐसा जिगजैग स्ट्रक्चर बना लेता है। इसमें ध्यान आपने ये रखना है कि हाइड्रोजन जैसे सेंटर में है, फ्लोरीन्स जैसे एंड्स पे हैं, वर्टिसेस पे हैं। अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे हाइड्रोजन के आसपास सिर्फ दो एटम्स हैं, दो फ्लोरीन एटम्स हैं, हाइड्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर्स नहीं होते। तो हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या रहेगी कि इन दो एटम्स को सबसे दूर दूर प्लेस किया जाए, सबसे मैक्सिमम एंगल पे प्लेस किया जाए, और मैक्सिमम एंगल बिटवीन द टू एटम्स कैन बी 180 डिग्रीज। तो इसलिए हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो स्ट्रक्चर है, जो अरेंजमेंट है, दैट इज लीनियर। वाइल फ्लोरीन के सिनारियो में फ्लोरीन के पास लोन पेयर्स भी रहते हैं। जैसे फ्लोरीन ने एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, एक ये नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बनाया, इसके अलावा लोन पेयर्स भी होंगे, जिसके कारण ये फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये स्ट्रक्चर बेंट आ गया है। लिक्विड और वेपर फेज में तो मॉलिक्यूल्स का कोई ऐसे अरेंजमेंट फिक्स नहीं ना होता, वो तो कोई भी अरेंजमेंट एज्यूम कर लेते हैं। लिक्विड फेज में बस हाइड्रोजन बॉन्ड्स कुछ ना कुछ रहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ देखो। हाइड्रोजन छोटा सा, छोटे एटम्स के साथ ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाएगा। HF बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, HCl बॉन्ड थोड़ा वीक होगा, और नीचे आ जाओ तो HBr थोड़ा और वीक होगा बॉन्ड।
HI में जो बॉन्ड रहता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करने से देखिए क्या क्या चीज़ें होंगी। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव विल बिकम ईजियर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा, हाइड्रोजन रिलीज करने की टेंडेंसी, H2 रिलीज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती जाएगी। तो आप समझते हो कि जो HI रहता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है या नहीं होता। डाउन द ग्रुप इन हाइड्राइड्स का रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। HI सबसे स्ट्रांगली एसिडिक होगा, HF वीकली एसिडिक होगा। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी जैसे जैसे नीचे जाओगे। ये सारी चीज़ें हैं। HF, HCl, HBr, HI, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, चेक। बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, चेक। बॉन्ड एंथैल्पी कम होती जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। ठीक है। डायपोल मोमेंट एक रह गया, वो भी नोट करो। डायपोल मोमेंट के साथ क्या होगा, वो डिक्रीज करता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जाएगा। ठीक है, तो मैं डायपोल मोमेंट्स की वैल्यूज भी लिख देता हूं। HF का डायपोल मोमेंट आता है 1.86 d बाय, फिर HCl का आएगा 1.11 d बाय, HBr will be 0.79 d by, HI will be 0.38 d by। हाँ, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, चार्जेस ज्यादा डोमिनेट करते हैं हमेशा। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसकी, जैसे CH3F और CH3Cl। चाहे फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन के साथ ज़्यादा है, फिर भी CH3Cl का डायपोल मोमेंट ज़्यादा आता है, CCl बॉन्ड का ज़्यादा आता है। तो वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो याद रखने होते हैं। ठीक है, बट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस बॉन्ड लेंथ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगी जितना चार्जेस डालेंगे। हो गया, तो बस करते हैं आज के लिए। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। HF का सॉलिड स्टेट का स्ट्रक्चर